हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जरा एजुकेशन में। हम आज पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे थे मध्यकाल भारत, और मध्यकाल भारत के अंदर हम पढ़ रहे थे मुगल काल, और मुगल काल के अंदर भी हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी को पूर्ण कर लिया। तो आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो सर, आज पहले आप मेरे को एक बात बताओ, आप चैनल को देख लेते हो, वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब किया करो यार, और शेयर भी किया करो, ताकि मेरा भी जुनून और हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही क्लास या इससे बेहतर क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो इसलिए आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करो और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो, कोई बात नहीं, जो भी है अच्छी बात है, करते हो नहीं करते हो आपकी सोच पे डिपेंड है। लेकिन आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकाल भारत के अंदर। हमारा चल रहा था मुगल काल, और मुगल काल के अंदर हम पढ़ेंगे आज अकबर, और अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर किसके बारे में? अकबर के बारे में बात करते हैं। तो अकबर का शासन काल था जो 1556 से लेके 1605 तक इसका शासन काल था। सर, कब से कब तक? 1555 से 1556 से 1556 से 1605 तक इसका शासन काल था। अब सर देखो, जब बात अकबर की आती है तो अकबर के बारे में हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, इसके सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य जानकारी सर, इसके माता पिता का नाम आता है। तो माता पिता इसके हैं हुमायूं और हमीदा बानो। हुमायूं और हमीदा बानो। और हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हमीदा बानो थी, वो कौन थी? मीर अली की पुत्री थी। अब बात करते हैं इसके जन्म डेट की। तो जन्म डेट की आती है तो सर 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। और जन्म होता है सर अमरकोट में। कहाँ होता है? अमरकोट। और ये अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। और ये भी लिख लेना, राणा वीर साल के किले में हुआ था। राणा वीर साल के किले में हुआ था। राणा वीर साल के किले में या दुर्ग में। अकबर की बात की है हमने कि अकबर के माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो थे। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। 15 अक्टूबर 1542 का इसका जन्म होता है। और इसके बचपन का नाम, और बचपन नाम क्या है? बचपन का नाम है, और बचपन के नाम की हम बात करते हैं। तो बचपन के नाम की बात करते हैं तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब बात करते हैं इसके धाई माँ की, और धाई माँ ये लिख लेना सर, धाई माँ महम अनंगा बेगम थी। और सर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो महम अनगा थी, ये मुगल काल की या मध्यकाल भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। मतलब मुगल काल की या मध्यकाल की, मध्यकाल की नहीं, मुगल काल की। और मुगल काल की ये प्रथम क्या थी? महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम मुगलकालीन पीएम। और एक कहा जाता है कि ये एक वकील भी थी। क्या थी? एक वकील भी थी, एक प्रवक्ता भी थी। कौन? महम बेगम, जो कौन थी? दाई माँ थी, जो अकबर की क्या थी? दाई माँ थी। अब बात करते हैं सर इसके विवाह की। तो इसका 9 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में इसका प्रथम विवाह हुआ था। इसका प्रथम विवाह हुआ था हिंदाल की पुत्री। और हिंदाल कौन था सर? हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। क्या नाम था? रुकैया बेगम के नाम से रुकैया जो बेगम थी उससे विवाह हुआ।
विवाह हुआ था। हिंदाल कौन था? हिंदाल इसका चाचा था सर। अब देखो इधर एक बार बात करते हैं इसके, तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 के मध्य रहा। इसके माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो इसके माता पिता था। बात करते हैं दाई माँ की, तो देखो दाई माँ को क्या होती है? दाई माँ जिसका बचपन में पाल पोषण करती है वो दाई माँ इसको बचाती है। एक बार हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात की थी कि अकबर को एक किले में लटकाया गया था। किसके किले में? इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। अगर जिसने नहीं देखा वो एक बार देख सकता है। अब बात करते हैं दाई माँ। तो दाई माँ कौन थी? महम अनग्गा थी, जो प्रथम मुगल काल की पीएम थी। मतलब ये पीएम और एक अच्छी प्रवक्ता भी थी, इसके बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और इसका जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को होता है। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है। अमरकोट पाकिस्तान में राणा वीर साल के घर या दुर्ग में होता है। और प्रथम इसका विवाह होता है वो इसका चाचा था हिंदाल। हमने इसके पहले क्लास में बात की थी कि बाबर के 4 पुत्र थे और 4 पुत्र कौन कौन से थे? एक तो हुमायूं, हिंदाल, एक कामरान और एक अस्करी। ये 4 भाई थे और 4 भाइयों में एक भाई था इसका हिंदाल। और हिंदाल की पुत्री जिसका नाम था रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम से किसका विवाह होता है? 9 वर्ष की आयु में, मतलब कह सकते हैं कि अल्प आयु में उन्होंने अपनी चाचा की लड़की से शादी की थी। चाचा की लड़की रुकैया बेगम से इसका प्रथम विवाह हुआ था। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर इसके आगे की, तो हम बात करते हैं इसके राज्य अभिषेक की बात करते हैं। हर एक चीज ध्यान से समझना, हर एक चीज प्यार से समझना, क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि अकबर की हम क्लास लेंगे तो शायद 1 घंटे की 2 क्लास होंगी, या अगर कम टाइम में लेंगे तो 3 क्लास होंगी, क्योंकि उसके जो सैनिक अभियान है, प्लस में उसका प्रशासन है, प्लस में उसकी जो व्यवस्थाएं थी उसके के बारे में अगर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके राज्य अभिषेक की। बात करते हैं। अब हमारे पास आता है राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक की बात करते हैं हम। तो राज्याभिषेक होता है सर 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक होता है। और कहाँ होता है सर? कलानौर होता है। कहाँ होता है? कलानौर में होता है। कलानौर जिला गुरदासपुर, और यहाँ आता है सर पंजाब। अब जिला दूसरा बन गया होगा, लेकिन पहले जिला गुरदासमान था और पंजाब में होता है। कहा जाता है कि उस समय ईंटों के सिंहासन पे इसका क्या हुआ था? ईंटों के सिंहासन पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। ईंटों के सिंहासन पे क्या हुआ था? ईंटों के सिंहासन पर। बस ठीक है। अब बात करते हैं बेहरम खान की देखरेख में हुआ। बेहरम खान की देखरेख में हुआ, जो इसका कौन था? इसका संरक्षक था। कौन था? संरक्षक था। कौन? बेहरम खान कौन था? संरक्षक था। और जो अभिषेक करने वाला था वो कौन था? अबुल मलिक ने किया, या कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि अबुल मलिक ने किया सर। किसने किया? अबुल मलिक ने किया। कहाँ? कलानौर के अंदर। और इसी ने क्या किया? अकबर ने जब सिंहासन पर बैठा, जब राज्याभिषेक हुआ, और उसने एक उपाधि धारण की, और उस उपाधि का नाम है सर शहंशाह। कौन सी? शहंशाह की उपाधि धारण करता है कौन? अकबर। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि इसका विरोध भी कोई करता है क्या? कि इसके सिंहासन पर बैठने का या इसके राज्याभिषेक का विरोध करता है क्या कोई? तो विरोध की बात करते हैं। तो एक बार किसी ने देखो कि कोई है जो इसका विरोध करता है, किसी को याद है क्या? नहीं? तो देखो इधर देखो, इसका विरोध किया था अब्दुल शाह माली।
ये ऐसे भी आ सकता है शाह अब्दुल माली, जिसको लिख सकते हैं शाह अब्दुल माली, शाह अब्दुल माली, शाह अब्दुल माली। इन्होंने एकमात्र पर्सन थे सर, ये कौन थे? एकमात्र पर्सन थे जिन्होंने इसके राज्याभिषेक या इसके कह सकते हैं कि राज्याभिषेक या सिंहासन बैठने पर क्या किया? विरोध किया। कौन? शाह अब्दुल माली ने किया। और देखो अब एक बार इसको देखना कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1556 से 1605 तक था। इसका राज्याभिषेक की बात करते हैं तो सामान्य परिचय की बात हमने पहले कर ली। अब राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक होता है। कलानौर पंजाब के अंदर होता है। ईंटों के सिंहासन पे क्या होता है? ईंटों के सिंहासन पे क्या होता है? इसका ईंटों के सिंहासन पर बैठाकर इसका राज्याभिषेक किया जाता है। और करने वाला अब्दुल मलिक था। और किसके संरक्षक में होता है या किसकी देखरेख में होता है? बैरम खान की देखरेख में होता है। और जब अकबर ने सिंहासन पर बैठा तो एक उपाधि धारण की, जिस उपाधि का नाम था सर शहंशाह। किस उपाधि का नाम था? शहंशाह। और इसका विरोध करने वाला कौन था? अब्दुल शाह माली था। कौन था? अब्दुल शाह माली था। अब्दुल शाह माली था। अब बात करते हैं सर, इसके आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सर, इसके आगे चलते हैं और इसके आगे निकल के आता है हमारे पास, और इसके आगे की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये तो सामान्य परिचय चल रहा है, सामान्य परिचय चल रहा है। इसका राज्याभिषेक के बारे में बात कर ली, इसका उपनाम था, इसका बचपन का नाम था, उसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं सर महम अनंगा के बारे में। देखो महम अनंगा या महम अनंगा, ये कौन थी? इसकी धाय माँ थी सर। कौन थी? धाय माँ थी। कौन थी? इसकी धाय माँ थी। अब देखो सर, इसकी पुत्री का नाम था जीजी अनंगा। इसकी पुत्री का नाम था जीजी अनंगा। और इसका एक पुत्र था और पुत्र का नाम था सर आदम खान। क्या नाम था सर? पुत्र आदम खान। पुत्र का नाम था आदम खान। पुत्र का नाम था सर आदम खान। क्या नाम था? आदम खान नाम था। पुत्र का नाम था आदम खान। इसके पुत्र का नाम था सर आदम खान। और जो ये जीजी अनंगा इसकी पुत्री थी, इसके पति का नाम था अतका खान। क्या नाम था? अतका खान। इसके पुत्री के पति का नाम था अतका खान। अब देखो यहां से क्या होता है, जो आदम खान था और जो जीजी अनंगा और महम अनंगा थी, इसके शासनकाल को सर क्या कहते हैं? इसके शासनकाल को मतलब कह सकते हैं कि इनका प्रकोप था दोनों का, वो कुछ ज्यादा था, कह सकते हैं ज्यादा था। मतलब अकबर क्या था? एक अल्प आयु का शासक था। और अल्प आयु का शासक होने के साथ साथ जो महम अनंगा थी वो एक प्रवक्ता थी, मतलब एक अच्छी प्रवक्ता थी। और अच्छी प्रवक्ता होने के साथ साथ इसका पुत्र था आदम खान। अब इनका प्रकोप ज्यादा था तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है कि इसको कहा जाता है कि 1560 से 62 तक, 1560 से, देखो समझना बात को अच्छी तरीके से समझना, 1560 से 62 तक क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सर पर्दा शासन। क्या कहा जाता है? पर्दा शासन, या इसको ये भी बोला जाता है पेटीकोट शासन। क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन कहा जाता है। किसको? जब प्रकोप अनंगा महम अनंगा और आदम खान का होता है, जब इस शासन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पर्दा या पेटीकोट शासन कहा जाता है। पेटीकोट या पर्दा शासन कहा जाता है जब 1562 के अंदर। अब देखो यहां से आता है सर, एक चीज मैं पहले बता देता हूं उसके सैनिक अभियान के बारे में। एक चीज पहले देखो सर, 1561 के अंदर अकबर ने प्रथम सैनिक अभियान किया था। वो कहाँ किया था? मालवा पे किया था सर। कहाँ किया था? मालवा पे किया था। देखना इधर, मालवा पे किया था। और मालवा का शासक था सर, कौन था? बाज बहादुर था। कौन था? बाज बहादुर। अब देखो ये बाज बहादुर था और इसकी पत्नी का नाम था सर, इसकी पत्नी का नाम था वर्सेज। यहां लिख देता हूं वर्सेज अकबर। और अकबर का सेनापति इधर से कौन गया था? किसके नेतृत्व में? कह सकता हूं किसके नेतृत्व में? आदम खान के नेतृत्व में। क्या किया? आदम खान के नेतृत्व में, आदम खान को भेजा गया है। आदम खान के नेतृत्व में मालवा पे अधिकार करने के लिए भेजा, या प्रथम अभियान के लिए भेजा।
अब यहां से क्या होता है, बाज बहादुर की जो पत्नी थी, इसकी पत्नी थी और पत्नी का नाम था सर रूपवती। क्या नाम था? रूपवती। क्या नाम था सर? रूपवती नाम था। अब देखो ये दोनों सर संगीत प्रेमी थे, बाज बहादुर। बाज बहादुर और इसकी एक चीज और लिख लेना, मालवा की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, राजधानी थी वो सारंगपुर थी सर। कहां थी? सारंगपुर थी। राजधानी सारंगपुर, राजधानी सारंगपुर थी। अब बाज बहादुर और रूपवती ये संगीतज्ञ थे, मतलब खुद संगीत प्रेमी थे, तो इन्होंने मांडू को क्या कर दिया, संगीत का केंद्र बना रखा था। अब इन्होंने, आदम खान था ये, क्या करता है, मालवा पे आक्रमण करता है। तो मालवा पे आक्रमण करता है ना, तो मालवा पे जो जितना भी धन इसको प्राप्त हुआ, यहां से यहां तक ही सीमित रखो अपने को, मतलब जो मालवा पे जो आक्रमण किया था, यहां से अत्यधिक धन प्राप्त हुआ इसको, और धन प्राप्त हुआ। अब ये इसका जो यहाँ था ना, जो मालवा पे इसका जो आक्रमण करने के बाद इसका व्यवहार था वो दुर्व्यवहार इसको अच्छा नहीं लगा। किसको? अकबर को अच्छा नहीं लगा। अब ये अकबर को अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ की जो रानी थी रूपवती, ये जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जो सत्य कह सकते हैं कि पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए आत्महत्या कर ली। कौन? रूपवती। रूपवती आत्महत्या कर ली। ये यहाँ से अपार धन लेकर जाता है, तो ये अकबर को वो धन नहीं देता सर। किसको नहीं देता? अकबर को वो धन, या कह सकते हैं कि राजकोष में जमा नहीं करवाता। अगर ये राजकोष में जमा नहीं करवाए, ये बात का पता चलता है अकबर को। इस बात का जब पता चलता है अकबर को, किसके थ्रू चलता है? अतका खान के थ्रू चलता है। तो ये क्या करता है, अतका खान को मारने की कोशिश करता है। कौन? आदम खान मारने की कोशिश करता है। अब ये मारने की कोशिश करता है तो अकबर को इस बात का पता चलता है ना, पता चलता है। तो जो आदम खान था, इस आदम खान को महल या दुर्ग से नीचे फिकवा कर क्या कर देता है, मार देता है। और इसी के मरने के साथ साथ जो महम अनंगा थी, धाई माँ, ये बहुत सदमे में चली जाती है सर। कहाँ चली जाती है? सदमे में चली जाती है, सदमे में चली जाती है। और जो अतका खान था, ये अतका खान था, इसको पीएम बना दिया। कौन? अकबर क्या बना दिया? पीएम बना दिया। किसको? अतका खान को पीएम बना दिया। और इधर महम बेगम जो पहले से अपने पुत्र की मृत्यु दंड, कह सकते हैं कि मृत्यु होने से ये सदमे में चली गई। और सदमे में जाने के साथ साथ, ये अच्छी प्रवक्ता होने के साथ साथ, जब अतका खान को पीएम बनाया गया तो ये और ज्यादा सदमे में चली जाती है। और 1562 के अंदर ये खुद भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? खुद की क्या हो जाती है सर? डेथ हो जाती है। किसकी? महम अनंगा की या धाई माँ की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब देखो यहां से जब डेथ होती है ना, तो यहां से जो पर्दा शासन होता है या जो पेटीकोट शासन होता है, इस पेटीकोट शासन का क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, मतलब अंत हो जाता है। किसका? पेटीकोट शासन का क्या होता है? अंत हो जाता है 1562 के अंदर। अब देखो यहां से ये जो इसका प्रथम अभियान था 1561, ये इसके सैनिक अभियान में भी हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने पहले बात की, क्योंकि इसके पहले हमारे सामने क्या निकल के आता है सर? 1560 से 62 का जो पर्दा शासन था, ये निकल के आता है। अब यहां से एक चीज और लिख लेना इसके साथ साथ, जो बाज बहादुर और रूपवती थी, इसकी मजार कह सकते हैं, इसकी मजार, इसकी मजार। और इसकी मजार कहाँ है सर? उज्जैन के अंदर है। कहाँ? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन। अब इसके बारे में, इसका प्रथम अभियान है, जो प्रथम अभियान है उसके बारे में हमने पूर्ण बात कर ली। अब इसके आगे की बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। अब बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। और द्वितीय युद्ध के अंदर हमने प्रथम युद्ध 1526 के अंदर हुआ था, अप्रैल 1526, जो पहली क्लास में हमने बात कर ली थी, बाबर के बारे में बात की थी उस समय। अब बात करते हैं सर पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हम बात करें उससे पहले हम बात करेंगे सर हेमू के बारे में। किसके बारे में? हेमू के बारे में। सर ये हेमू था, ये एक कौन था? एक नमक व्यापारी था। कौन था? एक नमक व्यापारी था। कौन था? नमक व्यापारी था। एक नमक व्यापारी था। अब इसको इतिहासकार, कई इतिहासकार तो इसको कहाँ का बताते हैं? रेवाड़ी का बताते हैं। और कई इतिहासकार इसको रोहतक का बताते हैं। किसका? रोहतक। रोहतक का बताते हैं। अब जो आदिल शाह का ये क्या था सर? सेनापति था। किसका? आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति था।
आदिल शाह का सेनापति था, जो सूर वंश का शासक था। अंतिम सम्राट आदिल शाह, जो मुबारिज खान के नाम से जाना जाता था, मतलब इसका नाम था मुबारिज खान, लेकिन ये आदिल शाह के नाम से क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। ये आदिल शाह का सेनापति था। अब देखो यहां से क्या होता है, जो हेमू था इसका प्रकोप आदिल शाह से कुछ ज्यादा होने लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, आगरा पे आक्रमण करके आगरा को अपने अधीन कर लिया। आगरा को अधीन कर लिया, किसको, आगरा को अधीन कर लिया। अब आगरा को अधीन करने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, 7 अक्टूबर को दिल्ली पर तारगी बेग को क्या कर दिया, 7 अक्टूबर लिख सकता हूं कि 7 अक्टूबर 1556, 7 अक्टूबर 1556 को तारगी बेग, जो दिल्ली का शासक था, तारगी बेग को हराकर दिल्ली पर शासन किया सर। कहां, दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली पर शासन किया। अब देखो यहां से क्या होता है, जब 7 अक्टूबर 1556 को तारगी बेग को हराकर दिल्ली पर शासन किया। अब देखो यहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है, और इसी में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हेमू था वो प्रथम सुल्तान था, मतलब मध्य भारत का प्रथम हिंदू सुल्तान था, या कह सकते हैं कि मध्यकाल का एकमात्र या प्रथम एकमात्र हिंदू सम्राट था, हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया सर। कहां, जिसने दिल्ली पर शासन किया, आक्रमण किया, शासन किया। कहां आक्रमण किया, दिल्ली पर शासन किया। इन्होंने क्या किया, 24 युद्ध लड़े सर, 24 युद्ध लड़े, और 24 युद्ध में 22 में विजय हुआ, 22 में विजय हुआ। और इसके उपाधि की बात करते हैं तो एक तो उपाधि थी सर विक्रमाजीत, जो पहले दी थी, किसने, आदिल शाह ने दी थी। जो पहले उपाधि दी थी वो आदिल शाह ने, विक्रमाजीत। और दूसरी थी विक्रमादित्य, और दूसरी थी सर विक्रमादित्य। अब यहां से देखो कि भारत का 14वां शासक था ये, कौन सा, 14वां शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 14वां शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर देखना ध्यान से। अब बात करते हैं 14वां शासक था और मध्यकाल भारत का, मतलब कह सकते हैं कि लास्ट अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब एक बार देखो सर, हेमू के बारे में बात कर रहे थे हम, यहां से हम हेमू के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हेमू के बारे में बात करेंगे। और तो हेमू अगर क्या होता है, यहाँ से अगर हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले हम हेमू के बारे में जानते हैं। तो हेमू के यहाँ से निकल के आता है सर, इसका प्रारंभिक जीवन था एक नमक के व्यापारी, और कहा जाता है कि इसका नमक था वो, एक बार क्या होता है कि जब अकबर इसको, जब आदिल शाह इसको देखता है, तो यहाँ क्या होता है, इसके पास नमक के बहुत ज्यादा मतलब लाइनों में लगे रहे थे लोग, मतलब जब लाइन में लोग लग रहे थे तो इसको क्या करता है, अपने साथ ले लेता है। कौन, आदिल शाह है। कौन ले लेता है, आदिल शाह है। और इसकी योग्यता को देखते हुए उसको अपना सेनापति बना लेता है, फिर इसको पीएम भी बनाता है, पहले पीएम बनाता है, फिर इसको सेनापति बनाता है। और अपनी योग्यता के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, पलड़ा भारी कर दिया अपना। और पलड़ा भारी का मतलब है इन्होंने आगरा पे शासन कर दिया। और देखो 7 अक्टूबर 1556 को तारगी बेग को हराकर ये दिल्ली पर शासन करता है, तारगी बेग को हराकर दिल्ली पर शासन करता है। और ये प्रथम हिंदू सम्राट था, मध्यकाल भारत का प्रथम हिंदू सम्राट जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। अब बात करते हैं मध्यकाल का एकमात्र हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर शासन किया। देखो
मध्यकाल का एकमात्र हिंदू सम्राट था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। इन्होंने अपनी जिंदगी में 24 युद्ध लड़े, जिसके अंदर 22 में ये विजय रहा। और इन्होंने विक्रमाजीत की उपाधि किसने दी थी? आदिल शाह ने दी थी। जबकि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है कब? जब ये दिल्ली शासन करता है, दिल्ली पर शासन करता है। और दिल्ली पर शासन का विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह 14वां शासक था। कौन सा? 14वां शासक था, भारत का 14वां शासक जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यूं भी कह सकते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन था? वो हेमू था सर। कौन था? हेमू। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। अब बात करते हैं सर पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हमने बात कर ली। सितंबर 1526 को ये लड़ा गया था प्रथम युद्ध। 1526 को प्रथम युद्ध, जो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और अब आज बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसका? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है सर 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को स्थान पानीपत हरियाणा। ये होता है सर अकबर वर्सेज हेमू के मध्य ये युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध होता है। अकबर का सरंग शकीदर था सर बेहरम खान। कौन था? बेहरम खान था। अब देखो इस युद्ध के बारे में हम पहले एक बात बताऊं कि जो सेना में, या कह सकते हैं कि जो पहले युद्ध करने जाते थे तो राजा और जो सेनापति होता था, इनके क्या होता था? कवच होता था। मतलब सर में पहनने का हेलमेट होता था, कवच इधर चेस्ट पे पहनने का भी जो कवच होता था पीछे भी होता था। इस तरीके से ये पूरा कवच में कैद था। इधर से बैरम खान क्या करता है? अफगानिस्तान से क्या करता है? तीरंदाजी मंगाता है। तीरंदाजी का मतलब होता है जो तीर चलाने वाला। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले ही जो तीरंदाजी थे उनके सामने क्या शर्त रखी कि उसकी आंखों को निशाना बना दिया जाए। किसको? आंखों का निशाना बना दिया जाए। और इसकी आंख में एक तीर लगने से ये क्या हो जाता है सर? घायल हो जाता है। कौन? हेमू घायल हो जाता है। अब हेमू घायल हो जाता है तो कहा जाता है कि जब अकबर को तलवार दी गई, किसको मारने के लिए? हेमू को मारने के लिए जब अकबर को तलवार दी गई तो अकबर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और एक मतलब पर्दे के पीछे ले जाकर बैरम खान ने क्या कर दिया? हेमू को मार दिया, मतलब सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी युद्ध में कौन विजय हुआ? अकबर विजय हुआ। और अकबर कहा गया है, मतलब अकबर इस युद्ध में कहता है कि मैं किसी घायल या निशस्त्र आदमी पे क्या नहीं करूंगा? वार नहीं करूंगा। और विजय किसकी होती है सर? विजय होती है सर किसकी? विजय किसकी होती है? अकबर की विजय होती है। और इस युद्ध में, ये प्रथम युद्ध था, और इस युद्ध में अकबर ने क्या किया? अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका? अकबर ने जिहाद का प्रथम बार जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया किसने? अकबर ने जिहाद का नारा दिया था इस युद्ध के अंदर। और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में हमने बात कर ली और प्रथम युद्ध के बारे में भी बात कर ली। अब तृतीय युद्ध के बारे में आगे बात करते हैं जब वो आएगा। और अकबर में, मतलब अकबर क्या करता है? एक बार पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के मध्य होता है। बैरम खान इसका सेनापति होते हैं। आंख में तीर लगने से जो हेमू होता है वो घायल हो जाता है। और विजय किसकी होती है? अकबर की होती है। अकबर ने इसमें प्रथम बार, मतलब इस युद्ध में प्रथम बार जिहाद का नारा दिया था। और द्वितीय बार ये जिहाद का नारा देता है जब ये मेवाड़ पे शासन करता है, मेवाड़ पे आक्रमण करता है, तब जाके क्या होता है? यहाँ से ये जिहाद का नारा देता है द्वितीय बार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सर इसके अंदर एक चीज और रह गई, मतलब यहाँ क्या होता है सर? यहाँ से ये गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी? गाजी की उपाधि धारण करता है। और अकबर गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है कौन? अकबर।
अकबर। अब देखो ये गाजी की उपाधि क्या होती है, गाजी की उपाधि होती है कोई भी मुस्लिम शासक अगर गैर मुस्लिम शासक को पराजित करता है या मारता है तो उसको क्या कहते हैं, उस उपाधि जो उपाधि धारण की जाती थी उस उपाधि को कहा जाता है गाजी की उपाधि। और गाजी की उपाधि के साथ साथ द्वितीय युद्ध के बारे में हमने बात कर ली, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं आगे। चलो थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। अब बात करते हैं सर आगे, जरा सा ध्यान से देना। देखो अब इधर से कौन था, बेरम खान था। कौन था, बेरम खान। कौन था, इसका संरक्षक था। अब देखो बेरम खान क्या करता है, एक युद्ध होता है किस नाम से, तिलवाड़ा का युद्ध होता है। और ये तिलवाड़ा सर पंजाब में पड़ता है, पीबी पंजाब में। तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध होता है। अब ये बहरम खान क्या करता है, बहरम खान ये पूरी सत्ता थी जो दिल्ली की सत्ता थी या दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता था। कौन, मतलब इसके दिल में कपट था और दिल में कपट होने के साथ साथ क्या करता गया ये, मतलब उसके खुद चाहता था कि मैं दिल्ली का शासक बनूं। अब देखो जब इसके दिल में ये कपट थी तो इस चीज का पता चलता है, मतलब इसका व्यवहार धीरे धीरे खराब होता गया। और जो व्यवहार कहा जाता है कि अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसके साथ कहा जाता है कि जो शिया थे, जो शिया मुसलमान थे वो भी इसके विरुद्ध थे, किसके, बेरम खान के विरुद्ध थे। और कहा जाता है कि जो अकबर, और ये युद्ध होता है सर अकबर और बेरम खान के मध्य होता है। अकबर वर्सेस बेरम खान, बेरम खान के मध्य होता है। और बेरम खान को ये खान एक खाना की उपाधि भी देता है, ये बात याद रखना, वो पहले देता है। बेरम खान को खाने खाना की उपाधि भी देता है। यहां से क्या होता है, अकबर का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है पीर मलिक, पीर अहमद। पीर अहमद था या पीर मलिक, कैसे था, पीर मलिक नहीं, पीर महमूद था, पीर महमूद, पीर महमूद था। अब देखो इसमें विजय होती है सर किसकी, विजय अकबर की या पीर महमूद की। अब जब इसको बेरम खान को पकड़ के इसके सामने पेश किया जाता है, किसके सामने पेश किया जाता है, किसके सामने पेश किया जाता है, इसको पेश किया जाता है अकबर के सामने। तो अकबर क्या करता है, इसको माफ करने के हिसाब से इसके सामने 3 ऑप्शन रखता है सर। कौन सा, 3 ऑप्शन। पहला चंदेरी का शासक, कालपी या चंदेरी, चंदेरी या कालपी का सूबेदार बना दिया जाए, कालपी का सूबेदार बनाया जाए। या मैं एक बार बोल के बताऊं, किसके सामने 3 शर्त रखी गई कि पहली शर्त थी या तो ये चंदेरी या कालपी का सूबेदार बन जाए, दूसरी थी या एक तो सलाहकार बन जाए, और तीसरी थी मक्का मदीना घूमने के लिए चला जाए। क्या, मक्का मदीना घूमने के कालपी का सूबेदार बन जाए, सूबेदार बन जाए। दूसरी थी सर इसके सामने शर्त थी, वो दूसरी शर्त रखी गई इसके सामने कि सलाहकार बन जाए, सलाहकार बन जाए। और तीसरी थी सर मक्का चला जाए। कहां, मक्का चला जाए, मक्का चला जाए। और इन्होंने शर्त चूज की सर, ये कौन सी शर्त चूज की, देखो यहां से जब तिलवाड़ा का युद्ध होता है तो इसका अकबर का सेनापति था पीर महमूद। अब ये बहरम खान को, जब बहरम खान को इसके सामने प्रस्तुत किया गया अकबर के सामने, तो अकबर ने इसको क्या की, 3 शर्त रखी। और 3 शर्त रखने के साथ साथ इन्होंने कहा कि या तो चंदेरी या कालपी का सूबेदार बन गया, दूसरी शर्त रखी इसको सलाहकार बनने की, और तीसरी शर्त रखी मक्का जाने की। और देखो यहाँ देखो, जब ये मक्का जाता है तो एक स्थान पड़ता है सर पाटन, एक स्थान पड़ता है पाटन, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जीजे। ये जीजे का मतलब है सर गुजरात, जीजे का मतलब है गुजरात। और गुजरात में एक स्थान पड़ता है पाटन। यहाँ एक शासक होता है जिसका नाम होता है सर मुबारक खान। क्या नाम है, मुबारक खान। अब देखो इस मुबारक खान की बात करें तो हमने पहले एक क्लास में, पिछली क्लास में हमने बात की थी तातार खान की। किसकी बात की थी, तातार खान की। जब हम हुमायूं पढ़ रहे थे तब तातार खान की बात की थी। ये तातार खान का पुत्र था कौन, मुबारक खान। कौन था, मुबारक खान। ये किसका सेनापति था, ये सेनापति था सिकंदर सूर का सेनापति था। जो एक युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 जून 1555 को ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में तातार खान को मार देता है कौन,
बहरम खान मार देता है। कौन मार देता है? बहरम खान मार देता है। कौन मार देता है? बहरम खान मार देता है। और ये मुबारक खान क्या करता है? मुबारक खान 1561 में पाटन जाते वक्त, पाटन मतलब मक्का जाते वक्त क्या करता है? मक्का जाते वक्त पाटन में क्या कर देता है? इसकी मार देता है। क्या कर देता है? मृत्यु या हत्या कर देता है। तो यहां से बहरम खान समाप्त। एक बार रिपीट से देख लो। अब देखो, जो बहरम खान था वो पूरी सत्ता को अपने हाथ में हथियाना चाहता था, और हथियाने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से तिलवाड़ा का युद्ध होता है। अकबर और बहरम खान के मध्य जब युद्ध होता है, तो अकबर और बहरम खान के मध्य युद्ध होने के साथ साथ जिसको इससे अंग रख सकते, वो बहरम खान को अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। तो 3 शर्तें रखी गई। पहली, चंदेरी अकालपी का शासक सूबेदार बन जाए। दूसरी शर्त थी इसके सामने सलाहकार बन जाए, और तीसरी शर्त थी मक्का चला जाए। तो इन्होंने, बहरम खान ने शर्त मानी कि मैं मक्का जाऊंगा, और मक्का जाते वक्त 1561 में गुजरात का शासक था मुबारक खान। और मुबारक खान कौन था? तातार खान का पुत्र था। जब तातार खान को मच्छीवाड़ा के युद्ध में बहरम खान ने मार दिया, तो इसका बदला लेने के लिए 1561 में बहरम खान को पाटन के अंदर क्या कर दिया, या पाटन के अंदर इसकी हत्या कर दी। किसकी? बहरम खान की हत्या कर दी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं सर, इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे निकल के आता है हमारे सामने साम्राज्य विस्तार या इसके सैनिक अभियान। साम्राज्य विस्तार या इसके सैनिक अभियान के बारे में बात करते हैं। तो सैनिक अभियान के अंदर प्रथम अभियान हमने बात कर ली। प्रथम अभियान मालवा का था। प्रथम अभियान मालवा का था। प्रथम अभियान मालवा का था। इसका प्रथम अभियान मालवा का था। किसका? प्रथम अभियान कहाँ था? मालवा। कहाँ था? मालवा था सर, मालवा था। और शायद मेरे को ऐसे लग रहा है यार, क्लास थी वो लंबी हो जाएगी ना, लंबी हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सर सैनिक अभियान। क्या पढ़ेंगे? सैनिक अभियान के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में? सैनिक अभियान के बारे में अगली क्लास में बात करते हैं। और आज का सेशन, अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी जरूर करना यार, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे और मैं आपके सामने ऐसी ही बेहतर या इससे ही बेहतर क्लास आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं।